चले, मैं अब दोबारा से रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया ताकि किसी दूसरे को भी बाद में काम आ जाए जी। तो मैं अभी जो बात आपसे कर रहा था लॉन्ग केस के रेफरेंस से, तो आप मुझे बताएं कि जो कैंसर कैंसर पेशेंट के अंदर क्या एनेस्थीसिया कंसर्न होंगे। जी सादिया, उस्मान, कोई भी बताए। सर एक तो जो ड्रग्स ले रहा होगा, एक तो हिस्ट्री हम उसकी लेंगे, किस चीज़ का कैंसर है उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। उसके बाद जो है उसका वेट लॉस, एनीमिया, बोन इश्यूज, उसके मेटास्टाइज्ड है कि नॉन मेटास्टाइज्ड है, बेनाइन है, मेलिग्नेंट है। उसके बाद उसके मेडिकेशन के कंसर्न्स होंगे, कि कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा है वो, प्रोन टू इन्फेक्शन होगा, और इस तरह की बातें। अभी आप इस आंसर को बेहतर बता मजीद दें। इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, आपने मेडिकेशन भी बता दी, आपने मेटास्टेसिस भी बता दिया। अगर आप यहाँ से शुरू करें कि बेसिक ट्यूमर किस जगह पे है, कौन सा टाइप है, और उसके बाद सिक्रेटिंग ट्यूमर तो नहीं है। सिक्रेटिंग ट्यूमर के हम्म, डिफरेंट फीचर्स होंगे ना। अगर कोई, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ ना, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, थायराइड सीए भी तो एक सीए ही है ना, या फियोक्रोमोसाइटोमा भी एक ट्यूमर ही है। ठीक है। इसी तरीके से जो पिट्यूटरी बिल्कुल। ट्यूमर है वो भी ट्यूमर है। समझ आई? नॉट नेसेसरली ब्रेस्ट ट्यूमर या सीए का कोलन, सीए कोलन या प्रोस्टेट कैंसर या वट। ठीक है। कैंसर कैन बी एनीवन एनीथिंग। तो बेसिक अगर आप उसको कैंसर, क्योंकि कैंसर एक ऐसा टॉपिक है कि जो किसी किताबों में इस तरह लिखा ही नहीं हुआ, फ्रैंकली स्पीकिंग। और इसके अंदर बहुत सारी एस्पेक्ट्स जो हैं वो मैंने तो इस पे पूरे एक डिटेल से एक सेशन किया था, लेकिन जो आपको मैं फिर रिवाइट, यही जो मैंने आपको बताया कि उसकी उसका उसका टाइप हो गया। उसके बाद उसकी एक है उसकी लोकल स्प्रेड। ठीक है। और एक है फिर उसके बाद उसके लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड्स के बाद फिर डिस्टेंस स्प्रेड है। ठीक है। तो डिस्टेंस स्प्रेड जो है वो बोन्स में भी जा सकता है, लंग्स में भी जा सकता है, लिवर में भी जा सकता है। और मतलब लाइक ये कि उसकी है। फिर उसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो जो आप ट्रीटमेंट बता रहे थे, तो ट्रीटमेंट में तीन चीजें आप याद रखें। या तो उसके अंदर कीमोथेरेपी होगी, या रेडियोथेरेपी होगी, या उसके अंदर कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ होगा। तो उन तीनों चीज़ों के इफेक्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक कैंसर पेशेंट डील कर सकते हैं जिसकी क्लॉस्टमी हुई भी है। उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए पहले एलियोस्टमी या क्लॉस्टमी कर दी और बाद में कीमोथेरेपी दी है, और उसके बाद अब वो दोबारा उसको, जब ट्यूमर थोड़ा साइज रिसेक्ट हुआ है, ब्लीडिंग के चांसेस कम हुए हैं, तो अब उसको रिसेक्ट कर रहे हैं। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये एक तीन तरह की ट्रीटमेंट है। तो कीमोथेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? लिवर पे होता है, किडनीज पे होते हैं, और बोन मैरो सप्रेशन होती है। उसके बाद कार्डिक डिप्रेशन होता है। तो एक हो सकता है कि एक पेशेंट जिसको कीमोथेरेपी की 12 साइकिल्स या 8 साइकिल मिल चुकी हो, तो उसका प्रोटोकॉल ये होता है कि पहले, शुरू करने से पहले उसकी एको करवाई जाती है, जो उसकी बेस लाइन एको होती है। और उसके बाद उसकी जब साइकिल्स मुकम्मल हो जाती हैं, तो उसके बाद उसकी रिपीट की जाती है, ताकि कोई देखें कि उसमें कोई इंटरवल चेंज हुआ तो है या नहीं हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से बोन मैरो सप्रेशन होगा तो सेल लाइंस डिस्टर्ब हो जाएंगी, आपका प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, आपकी एनीमिया हो सकता है। एनीमिया इटसेल्फ बिकॉज ऑफ कैंसर भी हो सकता है इटसेल्फ, और एनीमिया जो है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज भी होता है, और बिकॉज ऑफ मेडिकेशंस भी होता है। ठीक है। फिर अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं बताया। सोचें जरा, इस तरह चल रहे हैं तो इस तरह सोचें जरा। रेडियोथेरेपी का आमतौर पे लोकल इफेक्ट्स होते हैं, और एक्चुअली रेडियोथेरेपी का हमारे इंपॉर्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू दिस वन, जो आपकी एयरवे से रिलेटेड। तो अगर रेडिएशन उसको नेक में मिली हुई है तो उसकी वजह से एयरवे उसका डिस्टॉर्शन हो सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने नहीं बोला, वो क्या है? कैंसर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जी। जी उस्मान। सर नॉट श्योर, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकती पेन। है। पेन यार। पेन, कैंसर ओ यस, पेन। पेन, यस। ठीक है। पेन, क्योंकि कैंसर यस। कैंसर पेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो कैंसर पेन होगी उसके अंदर इवन आपको ओपीआई डिपेंडेंस का जिक्र आ सकता है। कैंसर पेन के अंदर इवन पेलिएटिव प्रोसीजर्स हो सकते हैं। उसके अंदर न्यूरोलिटिक ब्लॉक्स हो सकते हैं, जैसे सिलिक प्लेक्सस ब्लॉक है, या कोई सिंपैथेटिक ब्लॉक्स हैं। ठीक है। और जो फिर जब कीमोथेरेपी मिलती है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो वॉमिटिंग होती है। ठीक है। इवन इन पेशेंट्स में इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग के भी चांसेस होते हैं कि इवन इवन जो है वो कोई भी मेडिकेशन असर नहीं करेगी तो उसको इवन प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन देनी पड़ती है। तो मतलब लाइक ये वो चीज़ें हैं, ओपीआई डिपेंडेंस। एक दफ़ा मेरे से वाइवे में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था, वो पेलिएटिव केयर।
कि WHO पैलिएटिव केयर के बारे में क्या कहती है, पूरा पूरा एक सिनेरियो ही पैलिएटिव केयर पे था। तो उस वक्त तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था। अब ये मैं सवाल पूछता हूँ तो जाहिर बात है अब आप लोगों को कि ये क्वेश्चन अब पूछा जा चुका है अक्सर। पैलिएटिव केयर के अंदर ओपियाइड की डिपेंडेंस आ जाएगी, पेन आ जाएगी, और एक और इसमें एथिकल इसमें होता है एंड ऑफ लाइफ केयर। ठीक है, ये पेशेंट्स अक्सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बाद में लोगों से पूछा गया है, डू नॉट DNR, क्योंकि ये अक्सर जो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं जो बिल्कुल टर्मिनल होते हैं वो अक्सर DNR होते हैं। DNR का पता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय डू DNR? ये सर डू नॉट रिससिटेट, अगर वो ठीक है, कोलैप्स होते हैं तो उनको रिससिटेट ना करें सर। उनको एयर पे रिससिटेट ना किए। मास्क वगैरह, ठीक है, ऑक्सीजन दें तो बस। यस सर। जी, तो मतलब बेसिकली ये सारी, अब आप कहने को देखें, ये अब कैंसर किसी किताब में लिखा हुआ है, जो किताब की आप लोगों की डार्लिंग किताब है उसमें कहीं कैंसर के बारे में लिखा हुआ है? नहीं सर, मैं सोच नहीं रखा हूँ। ठीक है, तो ये जरूर जरूर आप कर लीजिएगा। तो इसके अंदर मतलब लाइक कि आई होप यू अंडरस्टैंड, यही सारी चीजें हैं, कुछ चीजें क्योंकि कई दफा जब दोबारा बोलते हैं तो एक दफा जो बात की हुई होती है कई दफा वो दोबारा जहन से स्लिप आउट हो जाती है। तो कैंसर के बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और तो इसलिए आप उसका नेचर, उसका साइट, उसका स्प्रेड, उसके अंदर जो बाकी चीजें हैं, वो ओपिया डिपेंडेंस, और उसके जो डिफरेंट मल्टी मॉडल एनर्जीज है। ठीक है, तो अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो हार्ट के से रिलेटेड जितने भी हैं लॉन्ग केस, वो स्कीमिक हार्ट डिजीज होगा या वेल्वुलर हार्ट डिजीज होगा या हाइपरटेंसिव होगा पेशेंट, तो ये इसके चांसेस कम है पेस मेकर वाले, लेकिन ये टेबल वाइवे में भी आ सकता है और उसमें आ सकता है टोक्स में। ठीक है, मेरे मेरे टोक्स का एक दफा एक स्टेशन था कि एक पेशेंट है, उसको पेस मेकर लगा हुआ है, उसको आप प्री एनेस्थीसिया आप एवेल्युएशन कर रहे हैं, तो पेस मेकर से रिलेटेड आप क्या कुछ करेंगे? ठीक है, लेकिन बेसिकली ये जो सारे जो है ना, इनके अंदर आप जहन में रखें कि स्कीमिक हार्ट डिजीज हो, वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो या हाइपरटेंशन हो, अल्टीमेटली आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि एक उसका सिस्टोलिक फंक्शन है और एक उसका डायस्टोलिक फंक्शन है। ठीक है, दो ये चीजें हो गई। उस ये एक जो फंक्शन से रिलेटेड चीज है, उसके बाद उसके चेम्बर्स हैं, और उसके बाद उसके वेल्व्स हैं। ठीक है, तो अगर वेल्वुलर हार्ट डिजीज है तो वेल्व्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो पिछला जो चैम्बर है उसमें स्टेसिस होगा। जैसे अगर माइट्रल स्टेनोसिस है तो उसके अंदर एट्रियल लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन हो जाएगी, लेफ्ट एट्रियल में स्टेसिस होगा, उसकी वजह से क्लॉट बन सकता है, और उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली वो बैक प्रेशर होगा और उसका लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर जो है वो आपकी हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन में अगेंस्ट रेजिस्टेंस हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, SVR ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली हार्ट के अंदर हो रही है हाइपरट्रोफी। जब हाइपरट्रोफी हो रही है तो उस हाइपरट्रोफी की वजह से पहले इफेक्ट सिस्टोलिक पे नहीं आएगा, पहले इफेक्ट डायस्टोलिक पे आएगा। ठीक है, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होगी, हार्ट पूरी तरह रिलैक्स नहीं करेगा, तो जब फ्रैंक स्टॉर्लिंग लॉ के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। recently joined, please tell me what topic we are we discussing? बेसिकली हम जनरल बात कर रहे हैं और लॉन्ग केस के रेफरेंस से बात करें इस वक्त। एट द मोमेंट आई एम टेलिंग समथिंग अबाउट हार्ट। ठीक है, तो तो बेसिकली इसमें आप ये ज़हन में हो गया। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में आपको हिस्ट्री में कोई ना कहीं घूम फिर के बाद जो आएगी, तो उसमें आपने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो उसका डिसफंक्शन है उसके रेफरेंस से, अगर उसके अंदर फेलियर हो रहा होगा ना, तो उसके अंदर आपको राइट हार्ट या लेफ्ट हार्ट के फेलियर के साइंस आएंगे। उससे पहले आपको क्या मिल सकता है? उससे पहले आपको टैकीकार्डिया होगा, या उसके अंदर चेस्ट पेन होगी, या उसके अंदर कफ होगी, या उसके अंदर जो ऑर्थोपनिया PND होगा। तो तमाम डिजीजेस के अंदर जितने भी ये हार्ट से रिलेटेड केसेस हैं, तकरीबन इनके अंदर सारी चीजें कॉमन होगी। आपको ECG, एको, हॉल्टर, थैलियम स्कैन, जो डोब्यूटामिन स्ट्रेस एको, या फिर एंजियोग्राफी, इनसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे चीज़ों को मुख्तलिफ। लेकिन एक्चुअली बेतहाशा चीज़ें कॉमन होगी। अगर वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको उस पेशेंट के अंदर वो पूछ सकते हैं या आपको होगा, वो क्या होगा? वो उसका वैल्व साइज, ट्रांस वैल्वुलर प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, और जो अगर रिगर्जिटेंट लिएंड है तो उसके अंदर आपसे वो रिगर्जिटेंट फ्रैक्शन पूछेंगे। ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटली आपके आंसर में या आपकी जो एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर यही देखेंगे कि भाई पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो डेवलप नहीं हो गई।
अगर अल्टीमेटली वेल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर जो क्रॉनिक पेशेंट्स होंगे उनके अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर होगा। जब राइट हार्ट फेलियर होगा तो उसका इफेक्ट पीछे जाके लिवर में भी चला जाएगा, उसकी वजह से फिर एडिमा भी हो जाएगा, सीवीपी भी रेज हो जाएगी। अगर उससे पहले पहले है तो कोई हो सकता है, जैसे मेरा एक दफा पेशेंट था माइट्रल स्टेनोसिस, सिवियर माइट्रल स्टेनोसिस इन अ यंग पेशेंट, यंग मेल, ठीक है, लेकिन उसको कोई फाइंडिंग नहीं थी उसके अंदर। तो हो सकता है आपको इस तरह का केस मिल सकता है मुझे, वो केस उसका बिल्कुल यंग पेशेंट, टाइट टाइट माइट्रल स्टेनोसिस था उसका। तो ये है, ठीक है। और हाइपरटेंशन में फिर अगले स्टेप में होगा आपका कोई एरिथमियाज हो सकते हैं, या आपकी जो जब वैल्व की हाइपरट्रोफी हो रही है, तो हाइपरट्रोफी की वजह से सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी लीडिंग टू हाइपोकाइनेसिया, लीडिंग टू एकाइनेसिया। एकाइनेसिया हो गया है तो उसके बाद फिर सिस्टोलिक फेलियर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सिस्टोलिक फेलियर होगा। कार्डियोमायोपैथी का भी पेशेंट हो सकता है, लेकिन वो आप हार्ट फेलियर में ही आप समझ लें उसको। तो चीजें वही होंगी, चाहे वो कोई भी केस हो, आपके दिमाग के अंदर यही बात होनी चाहिए। हाँ, रिस्क फैक्टर्स देख सकते हैं आप, कि अगर हो सकता है कि जो अगर उसको जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है वो डायबिटीज की वजह से है, ठीक है। या और अब फिर उसके बाद आपने जब देख रहे हैं आप हार्ट का केस, लेकिन अगर उसके अंदर स्कीमिया का एलिमेंट आ रहा है, तो जब स्कीमिया का एलिमेंट आएगा तो आपने उसके अंदर रीजन में रखें कि वेन एवर देर इज हार्ट स्कीमिया, यू हैव टू रूल आउट ब्रेन एंड पेरिफेरी। तो आपको उस पेशेंट के अंदर इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के जो इफेक्ट है उनको भी देखना है। प्लस इसके अंदर आपने, कहने को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहने को हार्ट का केस है, लेकिन इसके अंदर आपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करना है, और आपने स्ट्रोक के और टीआईए के रेफरेंस से भी उससे सवाल पूछने हैं। क्योंकि अगर उसको एक एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज है तो उसके अंदर दूसरी एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज भी हो सकती है, तो वो टीआईए और जो है वो उसके अंदर वो चीज़ आ जाएगी। तो ये है बाकी कॉमन चीज़ें, बाकी जो डेमोग्राफिक चीज़ें हैं, और बाकी जो उसका एग्जामिनेशन है वो कॉमन होगा। वो आप एक ऐसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, वो यही है कि आप एक तरफ से शुरू करें, जो हाथ वाली चीज़ें वो हाथ में कर लें, वो एल्बो पे आ जाएं, फिर उसके बाद जो आपकी एक्जिला हो गई, उसके बाद आपका नेक हो गया और फेस हो गया, और फिर उसके बाद आप जब एग्जामिन करें तो फ्रंट से एग्जामिन करें और बैक से एग्जामिन करें, और उसको इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, और उसके बाद जो है आपका फोकस हो तमाम इस हिस्ट्री एग्जामिनेशन के में, आपका फोकस हो कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो रहे हो। तो आप उस वक्त ही अगर आप चॉक आउट कर लेंगे, तो जब आपका वाइवा शुरू होगा तो आपको एक तो केस प्रेजेंट करना आसान होगा, और दूसरे आपको आप उसी वक्त प्रिएम्प्ट कर सकते हैं कि वो वाइवे में आपसे क्या पूछेंगे। एक अब एकदम से मुझे बात याद आ गई है, एक लड़का मेरा दोस्त, बहुत करीबी, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वो कभी जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ था, और उसका लॉन्ग केस फेल हो गया था। उसके अंदर उस पेशेंट को हीमाचूरिया था, और जो 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 एग्जामिनर्स ने प्लान किया हुआ होगा वो मतलब उनके दिमाग में ये था कि वो शायद उसको रीनल की तरफ लेके जाना चाहते होंगे। उस पेशेंट को डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी थी, तो वो जो है वो उसने हीमोचूरिया को ज्यादा उसने प्रोब नहीं किया। तो जो भी कोई भी इस किस्म का सिम्टम हो ना, तो आप ज़हन में रखें, कोई बहुत आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं चलना होता, आपको सिर्फ यही देखना होता है कि जैसे हीमोचूरिया की बात आ गई है, तो हीमोचूरिया के मेरे बात में बात करूंगा कि हीमोचूरिया अगर हो रहा है तो हीमोचूरिया किस किस वजह से हो सकता है। हीमोचूरिया पहले तो आप सबसे पहले देखें कि कोई उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसके अंदर भी हो सकता है आप सिर्फ रीनल पे ना जाएं, आप उसको देखें कि उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, वो आपने रूल आउट कर लिया। उसके बाद स्टोन की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। तो आपको ये सिर्फ करना है, और उसके बाद उसके इफेक्ट्स, कि जब भी हीमाचूरिया होगा और अगर वो इतना ज़्यादा फ्रैंक हीमाचूरिया हो रहा है और वो क्रॉनिक हो रहा है, तो हो सकता है उसको एनीमिया हो गया, एनीमिया की वजह से हो सकता है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, या उसको आयरन मिल रहा हो, या उसको कोई, तो ये तरतीब है। और आपको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जाना है, उसकी उस सिनेरियो के अंदर देखें कि अंदर क्या क्या रीजन हो सकते हैं, और अब फिर उसके बाद आपका सिस्टोस्कोपी की रिजल्ट होगा, या सिस्टोस्कोपी के जरिए पता चलेगा, या उसका कोई सीटी स्कैन या एमआरआई होगा एब्डोमेन का, तो उससे पता चलेगा, या उसका सिंपल जो है अल्ट्रासाउंड से या एक्सरे से उसका पता चलेगा कि भाई उसके अंदर कोई स्टोन तो नहीं है। इतनी सी बात है, ठीक है। और हिमेचूरिया विद पेन और हीमोचूरिया विदाउट पेन, बस ये इतनी, ये मैंने आपको एक एक हिस्ट्री के बारे में बता दिया। जो भी वहां पर चीज हो वो आप अकल, अगर आप अपने, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप अपने होशो हवास को काबू रखेंगे तो आपके लिए वो चीज आसान हो जाएगी। कोई भी पेन है तो पेन का एग्रीवेटिंग फैक्टर, पेन का कैरेक्टर, पेन का रिलीविंग फैक्टर, एसोसिएटेड सिम्टम, वही जो हम एमबीबीएस में से थर्ड ईयर जो क्लिनिकल जब से शुरू हुई है तब से पढ़ रहे हैं, वही चीज है। तो इट्स नथिंग फैंसी।
डोंट ट्राई टू डू द थिंग्स विच यू डोंट नॉर्मली डू, और यू कैन नॉट डिफेंड और यू कैन नॉट परफॉर्म। तो इतना ज्यादा ड्रामा ओवर डू ना कर ले। एक्टिंग अच्छी लगती है, और ओवर एक्टिंग कभी भी नहीं अच्छी लगती। ओवर एक्टिंग की तरफ नहीं जाना, ठीक है। तो ये है। कोई क्वेश्चन प्लीज। ओके। ये बाकी नहीं जो सर, अच्छा क्लियर हो ये बाकी कोई बंदा हमारे साथ है, या हम दो ही बात कर रहे हैं आपस में? बाकी लोग जिंदा सलामत हैं, या सिर्फ ज्वाइन करके खामोश बैठे हुए? सर मैं भी हूँ, सुन रहे हैं। पक्की क्लियर बात है? होगी ये बात। जी जी भाई सर, क्लियर बोलो भी होगी। कोई सही ना। ठीक जी है। सर बिल्कुल। ठीक चलो। ठीक। अच्छा, ये हो गई आपके है, मैंने हार्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। आप लोग देखो, एक प्लीज मेरी एक और रिक्वेस्ट है। आप लोगों को एक ज़हन में रखना चाहिए कि आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखें। आप लोग कोई छोटे बच्चे मुन्ने काके नहीं हैं। आप सब लोग इतने इतने सालों से एमबीबीएस पास करके सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा करना है। वहाँ पे चीज़ों को अगर आप होशो हवास में रह के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई एक सिर्फ लकीर का फ़कीर बन के किसी एक ख़ास टोटके के ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आप फँस सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। फेल आप उस वक़्त होता है, लॉन्ग केस में वही बंदा फेल होता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना सही हों। तो वो ओवरनाइट नहीं बदल सकती। ये आपको एक चीज़ को ज़हन में रखें कि ओवरनाइट ये आप नहीं, अगर आपको बिल्कुल पेशेंट को एग्जामिन करना नहीं आता या पेशेंट से हिस्ट्री लेनी नहीं आती, तो ओवरनाइट नहीं बदल सकता। इसलिए ओवरडू ना करें। उसी के अंदर थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट करके आप पास हो जाएँगे। यानी कि अपनी हैबिट्स को नहीं चेंज किया जा सकता ऑल टुगेदर। अच्छा, समथिंग अबाउट रेस्पिरेशन, ठीक है? हार्ट के बारे में यही चीज़ होगी। इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। आप याद रखें कि अल्टीमेटली हिस्ट्री से शुरू करेंगे, एग्जामिनेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन होगी। ईसीजी, एक्स-रे, एको और स्ट्रेस टेस्टिंग, थैलियम स्कैन, हॉल्टर, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर। इसका मैं पहले पिछले सेशंस में बहुत डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं मज़ीद इस पे नहीं करूँगा। अच्छा, अब आ जाएँ रेस्पिरेशन पे। तो देखें, रेस्पिरेशन में एक ज़हन में रखें कि 2-3 ही सिम्पटम्स होते हैं। या तो वो स्पैज़म होता है, या वो इन्फेक्शन के लिए क्रैकल्स होते हैं, ठीक है? ये 2 मेन मेन चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है कफ। कफ के साथ होता है स्पुटम, स्पुटम उसके साथ होता है फीवर, ठीक है? तो ये आप बेसिक ये रखें। फिर उसके बाद एक प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ होती है, और एक एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ समथिंग एल्स। तो एक तो लंग का टिश्यू है, ठीक है? एक लंग का टिश्यू है, और एक उसका रिलेशन हार्ट से है। तो हार्ट लंग्स की अक्सर प्रॉब्लम्स की जो सोर्स होती है वो हार्ट होती है, ठीक है? हाँ, लंग्स की वजह से भी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और हार्ट की वजह से भी लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों, जब भी आप कोई इस तरह की कोई चीज़ देख रहे हैं, तो आपने दोनों चीज़ों को आपस में कोरिलेट करना है, ठीक है? स्पैज़म अगर होगा तो वो या तो 100% रिवर्सिबल होगा, या वो रिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है? और जब भी कोई इवन अस्थमा भी कैन अस्थमा इज़ नॉट 100% रिलेटेड टू सीओपीडी। ज़रूरी नहीं है कि हर एस्थमेटिक पेशेंट सीओपीडियर बन जाए, लेकिन अस्थमा अगर क्रॉनिक रहता है, बार-बार होता है और रिवर्स नहीं होता, तो इट कैन लीड टू सीओपीडी। तो ये एक आपके ज़हन में होना चाहिए। बाकी जो है वो उसके अंदर जो आपकी कफ आ गया है, स्पुटम आ गया है, और उसके बाद जो मैं हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक लंग के टिश्यू है, जिसके अंदर वो आप ऊपर से शुरू हो जाएँ वो म्यूकोज़ा से, और ट्रेकिया, और उसके बाद होते-होते ये एल्वेओलाई में पहुँच गए। तो एक ये होती है चीज़, और दूसरा फिर उसके जो जो इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, और फिर उसके बाद जो रिस्पिरेटरी मैकेनिक्स होती है। जो मैकेनिक्स होती है उसमें मसल्स होते हैं। तो जो मसल्स हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी कौन-सी कोई एक एग्ज़ाम्पल देगा मुझे कि कौन-सी एक डिज़ीज़ेज़ होती हैं जिनकी वज़ह से एक्चुअली उसमें लंग्स का कोई काम नहीं है, लेकिन वो मैकेनिक्स प्रॉब्लम हो जाती है। वो कौन-कौन सी डिज़ीज़ आपके दिमाग में आती हैं? सर समझ आया मार्टेनिया कुछ? ग्रेविस है। वेरी गुड, एक हो गया, और? जीबीएस है। वेरी गुड, और? और उसके अलावा सर जो एयरवे डिजीज है, कंडक्टिव एयरवे की, एपिग्लोटिस एपिग्लोटाइटिस ग्रुप और ये चीजें। जी, यानी कि बेसिकली अपर एयरवे, उसमें लंग्स की प्रॉब्लम अपर है। नहीं है, लेकिन यस अल्टीमेटली प्रॉब्लम आ जा रही है। ठीक है? तो ये मोटी-मोटी ये सर। एक जस्ट एक टेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो इसमें बेसिकली आप वहाँ पर अगर आपको लंग से रिलेटेड आता है, तो घूम फिर के आप यहीं इसी में आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि जो भी सिम्पटम हो रहा है वो फुली रिवर्स हो रहा है या नहीं? रिवर्स कैसे हो रहा है? मेडिकेशन से हो रहा है, व्हाटएवर जो भी। और दूसरे ये कि उसके अंदर इटियोलॉजी क्या हो सकती है। तो यही आपने अप्रोच रख के करना है। बाकी सीओपीडी के अंदर वो फिर आपका एक वो जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन वाली डेफिशिएंसी वाले से जो है, ये वो एम्फाइसीमा वाला है, और एक सीओपीडी जो है ब्रोंकाइटिस है।
ब्रोंकाइटिस के अंदर मेन जो है वो पैथोलॉजी स्मोकिंग है, ठीक है। तो उसके अंदर वो आपसे मजीद डिटेल पूछ सकते हैं, पिंक पफर्स और ब्लू ब्लॉटर्स और वो सारा कुछ वो अल्टीमेटली होगा। लेकिन उसमें आपने ज़हन में रखें कि आपकी जो भी आपकी हिस्ट्री टेकिंग हो या एग्जामिनेशन हो या इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं रिस्पायरेशन से रिलेटेड? चेस्ट एक्सरे होगा, एबीजीज चेस्ट एक्सरे से होंगी। हम स्टार्ट लेंगे सर। ये जी सब एबीजीज होंगे। हम उसके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, हम जी, उसकी एको, अगर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट वगैरह तो हम वेरी गुड, एको समझ और आ गई टेस्ट बात। करेंगे। ये यही मैं और उसका सुनना चाह सीटी रहा था कि कराएंगे। अब ये जी सर। इससे देखो चेस्ट एक्सरे और जो है ना एको, एको का भी जिक्र आ जाएगा इसके अंदर। एको की भी जरूरत पड़ सकती है अगर, क्योंकि सीओपीडी है तो उसके अंदर क्या कंडीशन होती है, उसको क्या कहते हैं? इसके अंदर हार्ट इन्वॉल्व होता है बिकॉज और ऑफ पल्मोनरी। लंग्स और पल्मोनल, ठीक है। तो उसके अंदर आपको हार्ट फंक्शन डिटेरियोरेट हो जाएगा। और तो एक इसके अंदर एक चीज थोड़ी सी डिफ है जो आम तौर पे आप नहीं बोलेंगे या आपको नहीं पता होगा, वो लंग अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। तो लंग अल्ट्रासाउंड से भी आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। लेकिन जाहिर बात है ये आप अपने आपको सिर्फ दिमाग के अंदर रखें, अनलेस जरूरत ना तो ना बोलें। अगर कोई एक्यूट कंडीशन के अंदर ही लंग अल्ट्रासाउंड किया जाता है, कि अगर एक्यूटली आप पेरी ऑपरेटिव पीरियड के अंदर आप अगर आप देखना चाहते हैं कि लंग्स वेट हैं या ड्राई हैं, तो वो लंग अल्ट्रासाउंड है। उसके बाद आप जो है वो आप न्यूमोथोरेक्स को पिक कर सकते हैं, ठीक है। एंडोट्रेकियल की ट्यूब की पोजीशन को आप कंफर्म कर सकते हैं, ये चंद चीज़ें हैं, ठीक है। तो एबीजीज की इंटरप्रिटेशन वो डिटेल से एक अलग कहानी है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर जो है आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये जो स्पायरोमेट्री है, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सर इसमें FE1 देखते हैं हम लोग, फोर्स वाइटल कैपेसिटी देखते हैं, जी और FE1 और FEVC का रेशियो देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स देखते हैं उनका। वेरी गुड। और और जो सिर्फ ये इस रेफरेंस है ना, अगर ये जो अगर कोई थोरेसिक सर्जरी है, तो उसके रेफरेंस से एक वो प्रिडिक्टेड पोस्ट ऑपरेटिव FE1 निकालते हैं, कि वो जितने सेगमेंट्स निकाल रहे हैं उसके हिसाब से एक फार्मूला मुझे भी याद नहीं आ रहा इस वक्त, कि कितने सेगमेंट हैं और उसमें से कितने निकाल रहे हैं। और उसके बाद एक प्रिडिक्टेड पोस्ट ऑपरेटिव FE1 होता है, और उसमें उसके अंदर जो है वो एबीजीज और जो मैकेनिक्स हैं उसको आपको रिलेट करते हैं, ठीक है ना। और एक बेड साइड टेस्ट होता है जो कि स्पायरोमेट्री की तरह ही होता है, लेकिन वो उसको कहते हैं पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। तो पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है वो एस्थमा के रेफरेंस है, कि एक्समा में की जो है ना रिवर्सिबिलिटी को और आगे फर्दर मैनेजमेंट को, कि आपने उसको डिस्चार्ज करना है या आपने उसको एडमिट करना है या आपका रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि एस्थमा जो है वो इंट्रिंसिक भी होता है, एक्सट्रिंसिक भी होता है, उसमें एलर्जिक भी आ गया है। उसके बाद आप वो तरतीब से आप वही दे रहे हैं कि आपने जो सिम्पैथोमेमेटिक्स दिए हैं ताकि जो ब्रोंकस है वो डायलेट हो, या आप एंटीकोलिनर्जिक्स दे रहे हैं, ठीक है। दोनों से होता है। और तीसरी चीज स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है। और फिर उसकी मेंटेनेंस के अंदर दो तीन चीजें आती हैं, जिसमें एक मास्ट सेल स्टेबलाइजर आता है और एक ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट आते हैं, ठीक है। तो जो ये आपको तरतीब से पता होना चाहिए ये बात। फिर उसके बाद जो है एक्यूटली आप जो है वो ऑल्टरनेटिव साइकिल्स आप कर रहे होते हैं, जो है आपकी जो सैल्ब्यूटामॉल और इप्राट्रोपियम, ठीक है। तो फिर उसके अंदर एक और चीज़ होती है, जो अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस हैं और वो थिक हो गई हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ देते हैं। वो क्या चीज़ होती है सिक्रीशंस को थिन आउट करने के लिए? फिर इसमें वो N-एसिटाइलसिस्टीन देते हैं। एनासिटाइल सिस्टीन होती है, म्यूकोलेटर। उसको म्यूकोलेटर। तो म्यूकोलेटर वो नेबुलाइज में भी किया जाता है, लिया जाता है, और वो एनजी के थ्रू भी दिया जाता है। वो दोनों ऑप्शंस होती हैं। और फिर उसके बाद इंसेंटिव स्पायरोमेट्री और चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो यही आपकी ऑप्टिमाइजेशन भी है। अगर वो आपसे सीओपीडी पेशेंट की ऑप्टिमाइजेशन पूछते हैं ना, तो उसके अंदर भी यही सारी चीजें आ जाएंगी। एक दो चीजें एक्स्ट्रा होंगी सीओपीडी की ऑप्टिमाइजेशन में, वो क्या होंगी इसके स्मोकिंग अलावा? सीजेशन होगी। ओके, वेरी गुड। और और उसके अलावा सर सर कोई बाईपैप इन्फेक्शन भी हो तो उसको नॉन ट्रीट करना इन्वेसिव भी हो। वेंटिलेशन रिस्पॉन्ड कर सकते नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्टिमाइजेशन की बात। वेरी गुड, बाईपैप भी हो सकता है। एक एक चीज और है, अक्सर इन पेशेंट्स में ना प्लूरल फ्यूजन होती है, तो प्लूरल टैप की जरूरत पड़ सकती है। अगर उसमें कोई प्लूरल एफ्यूजन डेवलप हुई हुई है, तो जो प्लूरल टैप है उससे आपके आपके जो पोस्ट ऑपरेटिव है वो आउटकम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। चेस्ट फिजियोथेरेपी है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है, स्मोकिंग सेसेशन है, और उसके बाद स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक्स। क्या अगर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तो एंटीबायोटिक्स दें, अगर स्टीरॉयड्स की ज़रूरत है तो स्टीरॉयड्स दें। ये तमाम, ये जितनी भी सीओपीडी के अंदर है ना, यही सारी बातें।
और अकॉर्डिंग टू द टाइम रिलेटेड टू द सर्जरी, कि सर्जरी अर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, ये इसकी तरतीब होगी। और जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, या एक इसमें मैं ऐड करूंगा कि जो मतलब लाइक ये कि आपका जो थोरेसिक सर्जरी है, उसके अंदर सिर्फ जो मैंने आपको बताया ना कि वो 3 लेग स्टूल के रेफरेंस से जो बात है, उसके अंदर वो कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग एक आ जाती है, जो कि एक एक्स्ट्रा है, जिसके अंदर जो है वो दोनों सिस्टम को चेक किया जाता है साइमल्टेनियसली। उसके अंदर एबीजीज भी की जाती हैं, और उसके अंदर जो है वो एनारोबिक थ्रेशोल्ड देखा जाता है, और मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन देखी जाती है, मैक्सिमम VO2, और आपकी जो है ना ये DLCO। जी, और एनारोबिक थ्रेशोल्ड। ठीक है, जे एनारोबिक थ्रेशोल्ड। तो ये एक उसमें होता है। फिर एक दो और टेस्ट लिखे हुए, वो आप लोग पढ़ लें, मुझे वो बहुत अच्छी तरह नहीं आते। शटल टेस्ट होता है और वॉक टेस्ट होता है, वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए विद रेफरेंस टू थोरेसिक सर्जरी। तो थोरेसिक सर्जरी के रेफरेंस से वो अगर कोई, अव्वल तो ये कि बहुत बहुत वाकई हुए में ऐसे भी पेशेंट ले आते हैं चेस्ट ट्यूब डली हुई है। अब वो चेस्ट ट्यूब डली हुई पेशेंट देख के बंदे को वैसे ही डर लगना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन वो मुश्किल नहीं होता। ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला एक हमारे सीनियर थे बड़े, वो हम उनको, वो उनके रेफरेंस से वो कभी भूलता नहीं है कि ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला की इंडक्शन के अंदर उन्होंने मसल रिलैक्सेंट दे दिया था, और वो फेल हो गए थे इस बात पे, क्योंकि ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला की अगर इंडक्शन में आपने मसल रिलैक्सेंट देंगे, तो वो फिर आप साफ वेंटिलेट करना पड़ेगा। जब आप वेंटिलेट करेंगे तो उसका फिस्टुला और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें नहीं करते, ये एकदम से मुझे देख के याद आ जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होगी, और कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज तो नहीं होती, लेकिन उसी तरह की पिक्चर आ रही होती है, वो कौन सी कंडीशन होती है? इंटरस्टिशियल लंग में एक्चुअली बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव होता है ना, तो और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें रिस्पिरेटरी फंक्शन उसी तरह इफेक्ट हो रहे होते हैं, कि जो एक्चुअल प्राइमरी प्रॉब्लम लंग्स में नहीं होती, लेकिन आपको फेस करनी पड़ती है, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं? सर मॉर्बिड सिस्टिक ओबेसिटी। फाइब्रोसिस। सिस्टिक नहीं, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिफरेंट होता है। बेसिकली देखो, अगर एसाइटिस होगा, तो एसाइटिस की वजह से भी आपको प्रॉब्लम होगी, FRC कम हो जाएगी। प्रेगनेंसी है, उसमें भी होगा ये। ठीक है, और एक और चीज है पेन, पेन में स्वेल्टिंग होगी। एजिंग में सर जी, सर विद एजिंग भी तो एफआरसी रिड्यूस होगी। एजिंग में FRC रिड्यूस होती है, ये जरा सोचे। एजिंग में FRC रिड्यूस होती है या कुछ और क्लोजिंग होता है? कैपेसिटी। क्लोजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लोजिंग कैपेसिटी अप्रोच FRC, और तो उसकी वजह से पेशेंट डिसैचुरेट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है ये, मतलब लाइक ये कि ये मैं आपको, ये मैं इस रेफरेंस से बता रहा हूँ कि आपको ये होना चाहिए, जहन में रखें कि ये वो चीज़ें होंगी जिससे रेस्पिरेटरी फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो उसके बाद और क्या चीज़ है? प्लूरल जो 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 आपका जो है ये जो है, जो प्लूरल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से प्लोराइटिस है या प्लूरल फ्यूजन है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके अंदर लॉन्ग केस के अंदर कभी कभी, अब मुझे इस वक्त तो ज़बानी याद नहीं है, ट्रांसुडेटिव वर्सेस एक्सुडेटिव, वो आपको उसकी कॉजेज पता होनी चाहिए, उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। इसी तरीके से जो टीबी है ना, वो देखें, टीबी का आप ध्यान में रखें कि टीबी एक तो एंटी ट्यूबरकुलस जो मेडिकेशंस हैं, उनका इवन जो हमारे लॉन्ग, क्योंकि ये इतना कॉमन है, और हमारे एग्जाम्स के सिस्टम में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मायरन और मायरन पी मुझे तो कुछ याद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं बहुत सालों से मैं हूँ ही नहीं, तो ये मेडिकेशन यहाँ पे सऊदी अरब में तो इतनी कॉमन है ही नहीं, शायद हार्डली कभी कोई टीबी का पेशेंट नजर आता है, तो इसलिए यहाँ पर इतनी कॉमन है। लेकिन आप लोगों को टीबी की मेडिकेशंस और टीबी की जो होती है 6 मंथ्स होती है, 3 9 मंथ्स होती है, मुझे इस वक्त बिल्कुल याद नहीं है, वो लोग आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए कि थैम्बोटल के क्या साइड इफेक्ट है, रिफेम्पिसिन का क्या है, INH का क्या है। ओवरऑल जो है, लिवर का भी प्रॉब्लम होती है, आई की प्रॉब्लम होती है, बोन मैरो की सेपरेशन होती है, 3 4 सिस्टम। अगर आप ओवरऑल बताना चाहेंगे तो आप इस तरह बता सकते हैं, अगर आप सेपरेट करेंगे तो आपको सेपरेट। फिर उसके बाद जो इसके अंदर क्वेश्चन होता है, वो आप ज़हन में रखें। टीबी के रेफरेंस से जो इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे दिमाग में आ रही है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये कि इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, तो इसके अंदर N95 मास्क आपने पहनना है, क्योंकि ये एयरबॉर्न होगा। ठीक है, एक ये बात हो गई। आपने
टीबी के पेशेंट को डील जब करना है तो आपने ऑपरेशन थिएटर में इन्फॉर्म करना है, इट्स अ इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो ये आपकी एक ये बात हो जाएगी। दूसरी बात ये होगी कि हो सकता है टीबी के पेशेंट में उस की जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसके साइड इफेक्ट्स हों। उसके अलावा टीबी की वजह से जो है ग्रेनुलोमास हो रहे हैं, और उसकी पैथोलॉजी आपको थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए, लेकिन उसमें अल्टीमेटली लंग फंक्शन हो सकते हैं अगर उसमें फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ओल्ड टीबी के साइंस भी होते हैं फाइब्रोसिस हुआ हुआ। तो ये इसमें टीबी के अंदर इंपॉर्टेंट दो तीन बातें हैं जो आपसे, फिर वो आपसे डायग्नोसिस का पूछते हैं, तो उसके अंदर एक क्वांटिफेरॉन टेस्ट होता है, तो सिंपल आपका जो मॉन्टोस टेस्ट होता है, स्पूटम का टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया होना चाहिए। वो क्वेश्चन यही होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये आप इसको देख लें, क्योंकि ये मुझे ज़बानी याद नहीं है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन आप इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन यही है जो मैंने आपको बताया है कि टीबी का केस आ गया है, आपके दिमाग में यही हो कि कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, कितने महीने के लिए लेते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद जो है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी होती हैं, सेकंड लाइन कौन सी होती है, और उसके बाद जो है डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। और उसका जो एनेस्थीसिया के अंदर क्या उसकी रेलेवेंस होगी, वो एनेस्थीसिया के अंदर रेलेवेंस यही होगी कि इन्फेक्शियस डिजीज वाली एक बात बता दी है, और अगर कोई उसके अंदर जो ओल्ड उसकी जो क्रॉनिक चेंजेस अगर हो गई, ठीक है। अ, ये है टीबी के बारे में। और अच्छा, एनी क्वेश्चन? सर एक चीज पूछनी थी, ये जो ट्रांसप्लांट्स हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, लंग ट्रांसप्लांट, या इसके ऊपर तो नहीं ज्यादा तंग करते क्योंकि चीजें इतने हमारा एक्सपोजर नहीं है चीजों पे, देखिए मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, नहीं ये बहुत चांसेस कम होते हैं। लिवर देखो, लंग ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट तो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि होता है, तो वो आपसे ये नहीं पूछ सकते। हाँ, टेबल वाइवे के अंदर ट्रांसप्लांटेड हार्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग केस में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने तो मुझे वो दिन याद है जब पेंडुओं की तरह, जब पहली दफा जिंदगी में एक दफा मरीज को, एक लड़का आया मेरे पास, उसका जब मैंने एक फाइल खोली, किंग फैसल में था, तो उसको उसके जो है ना पेशेंट हिस्ट्री ऑफ ट्रांसप्लांटेड हार्ट में उसको यूं करके मैंने गौर से देखा। कोई 18-19 साल उसकी उम्र थी, तो उसको 10 साल पहले उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। तो पाकिस्तान में तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट उसकी डीनर्वेशन और ट्रांसप्लांटेड हार्ट की आपको फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि वो डीनर्वेशन हो जाती है, रेस्टिंग हार्ट रेट ज़्यादा होता है, उसके अंदर किस तरीके से आपने उसका हार्ट रेट को कैसे मैनेज करना है, कौन सी मेडिकेशन। फिर ये तमाम जो जो भी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स होंगे ना, वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पे होंगे, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। दूसरा आपने जो सवाल पूछा ना कि लंग ट्रांसप्लांट और सॉरी लिवर ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट, तो ये और किडनी ट्रांसप्लांट, तो देखें ट्रांसप्लांट के बारे में मैं आपको एक दो बातें बता दूं कि जो डोनर और रिसिपिएंट, ये दो तरह के पेशेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो जो डोनर होता है वो आमतौर पे बिल्कुल नॉर्मल होता है पेशेंट। जो रिसिपिएंट होता है वो भी कैटेगराइज होगा। ये खोसो साहब प्लीज अगर आप माइक अपना म्यूट कर लें। हेलो। अब जी, तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो है ना, जो किडनी ट्रांसप्लांट है, उसके अंदर आप ये ज़हन में रखें कि एक तो उसके अंदर इम्यूनोसप्रेसेंट शुरू किया जाता है इंट्राऑपरेटिवली, उसमें मुख्तलिफ किस्म के इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। और उनकी, ये किसका माइक ओपन हुआ है, मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है इससे। ओके, तो उसके अंदर ना जो कंडक्ट के रेफरेंस से है ना, वो एक इम्यूनोसप्रेसेंट स्टार्ट किया जाता है। इसके अंदर जो है वो जो पेशेंट होगा उसके अंदर फिस्चुला बना होगा, तो फिस्चुला की सारी बातें आ जाएंगी। उस साइड पे आईवी लाइन नहीं लेनी और उस साइड पे बीपी कफ नहीं लगाना। और इवन आर्टीरियल लाइन के बारे में ये कहा जाता है कि जो मैंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुख्तलिफ रूटीन देखी है, क्योंकि ये पेशेंट जो होता है आमतौर पे इसमें आर्टीरियल लाइन की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि इसमें हाइपरटेंशन नहीं होती, आमतौर पे हाइपरटेंसिव भी होते हैं पेशेंट। अगर आपने आर्टीरियल लाइन लेनी है, थ्योरेटिकली आप बता सकते हैं कि इट इज़ बेटर टू टेक इन डॉर्सैलिस पीडस, क्योंकि जो इन इन अक्सर इन पेशेंट्स में प्रिक्स हुए हुए होते हैं, फिस्टुले बने हुए होते हैं, और इनके अंदर बेहतर होता है कि इवन देयर इज़ अ चांस कि उसको ट्रांसप्लांट जो है वो उसका सक्सेसफुल ना हो। तो इस वजह से
कोशिश ये करनी चाहिए कि उसमें आप आर्टरी को आप ना प्रिक करें, क्योंकि इट कैन कॉज फर्दर प्रॉब्लम्स लेटर ऑन इफ दे नीड टू हैव फिस्टुला। ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब किडनी को लगा के परफ्यूज करते हैं, तो उस वक्त आपने ब्लड प्रेशर को ज़्यादा मेंटेन रखना होता है, ज़्यादा रेंज में, ताकि वो किडनीज जो हैं वो यूरिन बनाना शुरू करें। ठीक है। और उसके साथ आपने इसको, उस वक्त वो मैनिटॉल भी दिया जाता है, डायूरेटिक्स भी दिए जाते हैं, फ्लश किया जाता है उसको, उससे स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। तो ये होती हैं चीज़ें, इसमें कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे मेरे लॉग बुक पे लिखा हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट। वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मुझे अब हंसी आती है कि कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ की हुई हो। लॉ ट्रांसप्लांट लिखा हुआ था मैंने, और मैंने उस वक्त ट्रांसप्लांट कभी नहीं करवाया हुआ था। वो गलती से पेज खुला लॉग बुक का, तो उसके अंदर से ट्रांसप्लांट आ गया। तो टोक्स के उस जमाने में ये बात है, एक टोक्स का स्टेशन होता था लॉग बुक का, तो उसके अंदर ट्रांसप्लांट निकल आया था। उस वक्त हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट होता ही नहीं था, जिना हॉस्पिटल में। तो मैंने कभी ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था, मैंने कभी भी नहीं करवाया था अपनी ट्रेनिंग के दरमियान में। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि वो आपसे पूछेंगे। लिवर ट्रांसप्लांट तो इससे भी एक एडवांस चीज है। तो किसी से पूछा है आप लोगों को, कभी पता चला है कि लिवर ट्रांसप्लांट या ये किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है? सर मेरे एक कलीग हैं, उनकी वो कह रही थी, मेरी एक सीनियर के को ये पूछा गया था, और वो बेसिकली कह रही थी कि इस पे मुझे फेल कर दिया गया था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ट्रांसप्लांट में नहीं तो नहीं नहीं ऑब्वियसली फेल नहीं किया होगा, नहीं नहीं किसी नहीं और नहीं, डिजीज ये पे फेल किया देखें, होगा, लेकिन फेल जो एटलीस्ट होता है उनसे ना, पूछा गया था ये, नहीं कौन सा, किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट? ताकि रीनल ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट में मैंने देयर आपको मस्ट बी देखो, समथिंग एल्स आल्सो। हाँ, आप लेकिन उसका देखिए उससे मेरी, पूछा गया था तो फिर हाँ नहीं देखिए, ध्यान में रखें बात के, जो रीनल ट्रांसप्लांट के बारे में अगर आपसे पूछते हैं ना कि एक पेशेंट है वो रीनल ट्रांसप्लांट के लिए हुआ है, तो आप ध्यान में रखें कि ये पेशेंट सीकेडी का है। तो सीकेडी के तमाम कंसर्न, डायलिसिस रिलेटेड तमाम कंसर्न, और उसकी वजह से जो मल्टी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वो सारे कंसर्न तो रहेंगे ही रहेंगे। फिस्टुला मैंने आपको बता दिया है। अब ट्रांसप्लांट का बिल्कुल। कंडक्ट हो रहा है, उसके अंदर यही चीज होती है कि जब ट्रांसप्लांट लगाते हैं, एक तो वो पेल्विस में लगाते हैं, ठीक है। कई दफा वो जो दूसरी किडनी होती है वो अपनी जगह पे ही होती है। तो अब आपने ज़हन में ये रखना है इस चीज़ को, कि अब आपने किडनी जब लगाया है, तो उस टाइम पे यूरिन वो उन्होंने पर मिनट उन्होंने मेजर कर रहे होते हैं। एवरी 15 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स, दे आर कॉन्स्टेंटली। तो उस टाइम पे अगर आपने थोड़ा सा भी पेशेंट को फ्लूइड नहीं दिया, और उस वक्त आपने पेशेंट को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, तो उसका वो उस वक्त रिजेक्शन हो जाएगी, या उसके किडनी वो उसकी परफ्यूजन टेक नहीं करेगा और यूरिन आना नहीं शुरू होगा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो यही चीज है, इस पे कोई फेल नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता इस बात को, बावजूद उसके कि मैं ये फेल हुआ हूँ। इस बात में आप टेंशन बिल्कुल ना लें, इस बात पे कोई आपको फेल नहीं करेगा। ठीक है। तो अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि एक सेशन इंशाल्लाह और करेंगे, ताकि ये डिटेल से ना, ये बाकी जो केसेस हैं उनके बाद में। अच्छा, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेजा था एक लिस्ट के जो है आपकी, वो है, वो क्या है, कि एक पेशेंट कैटेगरीज। ठीक है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो, कुछ लोगों से मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है आप लोगों में से, तो उनको मैंने ये बात बताई थी कि आप लोग उसके हाफ कट आंसर्स प्रिपेयर करें, कि टारगेट रखें आप 1 मिनट, बिटवीन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के आंसर में आपको उस डिजीज के बारे में सारी चीज़ें, ऐसा आपने आंसर बोलना है कि उसके अंदर उससे रिलेटेड सारी बातें आप उनके मुंह पे मार दें एग्जामिनर के, ताकि उसको ये पता लग जाए कि उसको इस डिजीज के बारे में पता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक डिजीज की हम प्रैक्टिस करें, वो जो है एक एनीमिक पेशेंट है, तो एनीमिक पेशेंट का एनेस्थीसिया से, एनीमिक स्पेसिफिकली चलें, सिकल सेल डिजीज का बात कर लेते हैं। सिकल सेल डिजीज में क्या एनेस्थीसिया के कंसर्न होंगे? आपके पास 1 मिनट है, क्योंकि वो क्वेश्चन ये होगा कि एक पेशेंट है जो सिकल सेल डिजीज का है, और उसकी कोई सर्जरी होनी है, तो आप सिकल सेल डिजीज के बारे में क्या बोलेंगे? जी। सर उसकी हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, एनपीओ टाइम मिनिमम करेंगे, ड्यूरिंग एनपीओ टाइम उसकी हाइड्रेशन कंटिन्यू करेंगे आईवी थ्रू। हम्म। उसके अलावा अच्छा एनाल्जेसिया देंगे उसको टू अवॉइड द हाइपोक्सिया। अब आपने देखे इसमें और गलती की है ना, आपने गलती की है कि आपने सिकल सेल डिजीज के बारे में तो बताया नहीं। हाँ, मतलब ये तो बेसिकली देखे ना, वो आपसे नहीं पूछेंगे कि बताएं कि सिकल सेल डिजीज क्या होता है, तो आप लेकिन फिर भी आंसर यहाँ से शुरू करें कि सिकल सेल डिजीज एक हीमोग्लोबिनोपैथी है,
जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन बहुत फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल हीमोग्लोबिन होता है तो थोड़ा सा इस पर स्ट्रेस पड़ता है तो ये सिकल कर जाता है। तो इसमें 4 तरह के क्राइसिस होते हैं, वेसोक्लूसिव क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस, सीक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, हेमोलिटिक क्राइसिस। तो हमारा जो एनेस्थीसिया का कंडक्ट इसके अंदर होगा, एक तो ये कि प्री ऑपरेटिवली हमने मेक श्योर करना है कि इसका हीमोग्लोबिन एस लेवल कम हो, नंबर 1। नंबर 2, इंट्रा ऑपरेटिवली या पेरी ऑपरेटिव पीरियड में हमने वो तमाम फैक्टर्स अवॉइड करने हैं जिनकी वजह से सिकलिंग हो सकती है। अब आप मुझे बताएं, आपने जो आंसर दिया है वो उसमें आप डायरेक्ट उस पे चले गए, आपने पिछली बात नहीं बताई। ये मैंने जो आंसर दिया है इसके अंदर आपने कौन सी चीज रह गई है मुझे बताएं। ठीक है, सर हीमोग्लोबिन वाली बात रह गई थी, वो बतानी चाहिए थी। नहीं और सिकल सेल। आपने सिकल सेल डिजीज है क्या ये भी बताना है। ठीक है, हाँ सर। उसमें आपको को किताब की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरह मैंने आपको बताया। ये वो मजाकन मैं कहूंगा कि सिंधी जबान में, पंजाबी जबान में, सराइकी जबान में आपको डिजीज एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। अगर आपने वो उस तरीके से एक्सप्लेन कर दी, नोबडी इज, दे आर नॉट आफ्टर द वर्ड्स, याद रखें। वो वर्ड इसलिए गलत होते हैं, इसलिए होते हैं, वो कहते हैं वो डेफिनेशन सुनना चाह रहे थे, ऐसे नहीं होता यार। इतने पागल नहीं है वो कि आपको कोई किताब का सफा सुन रहे होते हैं। वो अगर आपकी डेफिनेशन का कोई सर पैर ही नहीं है, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से सिकल सेल डिजीज की पूछी है ना, तो उसके अंदर ना तो वो हीमोग्लोबिनोपैथी का नाम लेते हैं, ना वो एनीमिया का नाम लेते हैं। वो खाली वेलिन और ग्लूटामेट के पीछे लग जाते हैं। तो मुझे तो आज तक कभी याद नहीं हुआ कि वेलिन की जगह ग्लूटामेट होता है या ग्लूटामेट की जगह वेलिन, मुझे हमेशा भूल जाता है। बचपन से पढ़ रहे हैं और अभी तक मुझे नहीं याद हुआ। अभी भी अगर आप मुझसे पूछेंगे मुझे भूल गया कि वेलिन होता है या ग्लूटामेट होता है, पता नहीं। वेलिन इज रिप्लेस्ड फॉर ग्लूटामेट, ये हमारी होली बुक के अंदर ये जुमला शायद लिखा हुआ था। ठीक है, तो बताइए, तो ये आप ज़हन में रखें कि वहां पर आपके पास टाइम इज की। तो आपने इवैल्यूएशन, ये इसी में आपने इवैल्यूएशन भी मैंने बता दी है कि इस पेशेंट के अंदर जो सिकलिंग के फैक्टर्स को आपने अवॉइड किया। और क्योंकि इसके अंदर, हाँ, एक चीज नहीं मैंने बोली थी, वो आप ऐड आउट कर लें कि इसके अंदर मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसमें जहां जहां पर सिकलिंग की वजह से इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो पल्मोनरी इन्फार्क्ट्स हो, चाहे वो ब्रेन के इन्फार्क्ट्स हो, चाहे वो जो है वो यूरोलॉजिकल सिस्टम में हो। छोटे बच्चों में जो है वो अक्सर ये पेशेंट जो है वो कोलिस्टेक्टमी के लिए प्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द पेन। मैंने, क्योंकि पाकिस्तान में सिकल सेल डिजीज के पेशेंट होते ही नहीं है, मैंने सऊदी अरब में आके सिकल सेल डिजीज के पेशेंट देखे हैं, और आप यकीन करें दे हैव द वर्स्ट पेन। वो पागल हुए हुए होते हैं, वो बिल्कुल कंट्रोल करना उनको इंतहाई मुश्किल होता है। मैंने ऐसे यंग लड़के देखे हैं सिकलर्स, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देयर पेन। तो ये पेशेंट ओपियाइड सर उनकी एडिक्ट पेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर, उनमें क्या ओपियाइड रजीम एडिक्ट होती है, क्या मल्टी मॉडल? मल्टीमोडल ओके एनाल्जेसिया जी। होता है। और आपने जो ओपियाइड्स जो डिपेंडेंट हैं या उनकी एक रिक्वायरमेंट है, तो उसका तरीका ये होता है कि आपने उस रिक्वायरमेंट को तो देना ही देना है। या आज सुबह कोई पूछ रहा था सवाल, तो मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड करके नहीं भेज सका। तो इसका बेसिक ओपियाइड की होती है कि अगर फॉर एग्जांपल वो ओरल ले रहा है ना, तो आपने ओरल से आईवी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओरल से तो आपको तमाम ओपियाइड्स की ओरल टू आईवी या ओरल टू इंट्रामस्कुलर कन्वर्शन पता होनी चाहिए, और इनकी इक्विपोटेंट डोजेस कितनी होती हैं, कि कितने 1 मिलीग्राम मॉर्फिन के, वो ये भूल गया मुझे अब इस वक्त ज़बानी याद नहीं है कि कितने मिलीग्राम मॉर्फिन का कितने माइक्रोग्राम फैंटानिल से, या अगर वो मीथाडोन पे है तो मीथाडोन की क्या कन्वर्शन है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बात हो गई, जो बेस लाइन होगी वो आपने देनी देनी है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी वो आपको देनी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो क्योंकि पीसीए यूज होता है, तो वो होता ये है अक्सर कि पीसीए के अंदर जो उसकी जो डोज है वो दे दे, उसकी या तो बेसलाइन इन्फ्यूजन में उसकी डोज पूरी कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट होती है वो विद रेफरेंस टू जो आपकी जो उसकी लॉकआउट टाइम और उसकी जो सिंगल शॉट में जा रही होती है उससे कंट्रोल करते हैं। और बाकी मल्टी मोडल एनालिसिस होता है। ठीक है, असल में मेरी ना आजकल ओपियाइड से हो गई है लड़ाई। मैंने मैं आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ओपियाइड फ्री। आई एम कंडक्टिंग एनेस्थीसिया विदाउट ओपियाइड्स। मैं आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ ओपियाइड फ्री एनेस्थीसिया। आई एम नॉट यूजिंग एट ऑल, एट लीस्ट इन पेरी ऑपरेटिव, फॉर इंट्रा ऑपरेटिव एंड इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव। अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉस्पिटल में जो पोस्ट ऑफ केयर है वो हमारे अंडर नहीं है, तो वो पोस्ट ऑपरेटिवली कई दफ़ा जाहिर बात है ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो मैनेज करते होंगे ओपीआइड्स के जरिए इवन। लेकिन मैंने एटलीस्ट इंट्रा ऑपरेटिवली मैंने ओपीआइड्स को बिल्कुल हटा दिया। तो मैं ओपीआइड से नाराज हो गया हूँ, बस क्या ओपीआइड। रजीम यूज करेंगे?
रेसिड जो डेक्समेथासोन, केटामीन, पैरासिटामोल, एनसेड, ठीक है, लाइडोकेन, लोकल इन्फिल्ट्रेशन, ब्लॉक्स, रीजनल ब्लॉक्स, ठीक है। तो इवन इवन मतलब ये थोड़ा सा इससे हम डिट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मेरा मशवरा है कि आप लोग जरूर करें। नहीं, ये आपने स्टीरॉयड की बता दिया बेटा, ये स्टीरॉयड नहीं, मैंने आपको ये ओपियाइड्स की कहा है, ये स्टीरॉयड्स की आपने भेजी है, ठीक है। तो खैर, वो क्या है, वो ये है कि आप लोग जब भी इंसियन डलवाएं, इंसियन से पहले उस जगह पे लोकल इन्फिल्ट्रेशन करवाएं। ये एक ऐसी चीज है कि जो सर्जन्स आपको बहुत इस पे एनॉय होंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत से इनसे रिक्वेस्ट करके जिस जगह पे भी इंसियन देनी है ना, उसमें पहले लोकल लगवा लें। अगर आप कोई ब्लॉक लगा रहे हैं तो एक अलग कहानी है, लेकिन अगर आप ब्लॉक के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज जो अलोंग द लाइन ऑफ इंसियन आप लाइडोकेन दें एंड ब्रीथ फॉर 60 सेकेंड्स, उसका उसका इफेक्ट आने दें थोड़ा सा। उसके बाद इंसियन देंगे तो आप देखिएगा इंसियन का रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट होगा। सिमिलरली सिमिलरली इफ यू आर डूइंग जो है वो आपकी ये जो है आपकी जो इवन जो आप वो करते हैं एंडोस्कोपीज, ठीक है, तो एंडोस्कोपीज में कोलोनोस्कोपी के अंदर इवन आप सिस्टोस्कोपी कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह मैं एक टॉपिक है ये आप लोगों के लिए कि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, ये मैंने भेजा भी था लिख के शायद आप लोगों को। तो उसके अंदर भी आप ये करें कि आप पहले जेली, जेली को ये लोग ना सर्जन जो होते हैं ये तो सिर्फ लुब्रिकेंट के तौर पे यूज करते हैं। इट इज नॉट लुब्रिकेंट, इट इज फॉर एनेस्थेटाइजिंग। तो अगर आप ये तजुर्बा करके देखें, मैं एंडोस्कोपीज करवाता हूँ और मैं इंटूबेट नहीं करता। मैंने ईआरसीपीज में कभी मतलब मेजॉरिटी मैंने केसेस में मैंने कभी इंटूबेट नहीं किया। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप इंटूबेट ये अगर आप ये एनेस्थीसिया नहीं देते ना, स्प्रे लाइडोकेन का स्प्रे या लाइडोकेन की जेली, ओरल में तो जाहिर बात है आप स्प्रे करवाएंगे, ठीक है। तो स्प्रे आप अच्छी तरीके से अगर आपने एनेस्थेटाइज करवा लिया है और उसके बाद आपका प्रोब अंदर गया है ना, तो एक्चुअली एंडोस्कोपी में या ईआरसीपी इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर, ठीक है। तो जब ये पेनफुल प्रोसीजर है ही नहीं तो आपको इतना ज्यादा एनेस्थीसिया देने की जरूरत ही नहीं होती। आप अगर आप जो है वो ये स्टेप को पूरा कर लें। तो उसमें एक और एआरसीपी के रेफरेंस से एक बात आ गई है, बात से बात निकल रही है, तो वो मैं आपको बता दूं कि ईआरसीपी के लिए या एंडोस्कोपी के लिए जिसके अंदर बिलियरी कोई उन्होंने ट्री को देखना है, तो उसके अंदर आप कोई भी ऐसी चीज देंगे जिससे स्फिंक्टर ऑफ यूडाई की टोन बढ़ेगी, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो उसमें फिर उनको ग्लूकागोन देना पड़ेगा या उनको नो स्पा देना पड़ेगा। तो बिकॉज आई एम गिविंग ओपियाइड फ्री एनेस्थीसिया, तो मैंने प्रोपोफोल, प्रेसिडेक्स, लाइडोकेन और ये वेरी स्मॉल डोज ऑफ केटामीन, 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। तो उसमें मैंने उनसे फिर ऑब्जर्वेशन ये की कि उनको ना तो हमें इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ी और ना उनको ग्लूकागोन वो नो स्पा देने की जरूरत पड़ी। तो ये देखें इससे इतना एडवांटेज होता है। फिर ओपियाइड फ्री, एक्चुअली ओपियाइड फ्री एनेस्थीसिया आप लोगों से पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इट्स समथिंग विच इज बीइंग डिस्कस इन अ नंबर ऑफ टाइम्स। फिर इसी से रिलेटेड चीज है इरास। इरास का टॉपिक आप लोग जरूर पढ़ें, कि मैंने अभी जो आप लोगों को लिस्ट बना के भेजी थी एटिपिकल टॉपिक्स की, उसमें इरास भी शामिल था, ठीक है। तो इरास भी आप लोग जरूर पढ़ें, एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी। तो ये क्योंकि असल में मैं अपना बोल बोल के और पढ़ा पढ़ा के मैं ना थक गया हूँ, क्योंकि मुझे आमतौर पे आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं मिलता, कोई ना कोई सवाल का जवाब देता है, तो मैं, लेकिन ये आप लोग अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बार 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 डिस्कस की हुई। तो आप लोग इसको ज़रूर सुने। और ये मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पहले मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा चैनल जो है वो नहीं है मोनेटाइज। तो मुझे, आप लोग देखें या ना देखें मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। इसमें मैंने हर हर टॉपिक को क्योंकि पिछले दिनों मैं आज से 6 महीने पहले मैं तकरीबन डेली क्लासेस ले रहा होता था, तो मैंने ये तकरीबन सारे तो आप लोग सुने, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और एक और इसमें चीज़ें ये मैं आपको करूँगा एडवाइस, इसमें आपको कोई, अगर आपने ये एक खोली है, आई एम सॉरी, ये क्या भूल जा रहा है, एक मिनट में, एक मिनट प्लीज। जी, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने ये आपने खोला है, ठीक है, ये मैंने असल में ना ये वाला जो था ना, ये वाली डिस्कशंस इसके अंदर
आपको पूरा एनेस्थीसिया, ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ना चीज़ें, मैं क्योंकि मैं आप लोगों को कोई पॉइंट्स नहीं बता रहा, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जिसके ज़रिए आप ये कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप ये सुन रहे हैं वीडियो और उसके अंदर आपको 25वें मिनट में कोई बात समझ नहीं आई, तो डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव मी, आप मुझे लिंक को मैं फॉरवर्ड करें और इसमें बताएं कि 25वें मिनट में हमें जो आपने बात कही है या जो बात हो रही है वो हमें समझ नहीं आई है, तो वो मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ये चीज़ें, ये यकीन करें, ये अगर आप लोगों को जो सुन लिया और आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई, तो आप वाइवा में नहीं कभी फेल होंगे। ये मैंने ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, एनेस्थीसिया प्लानिंग के ऊपर, जो एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग मसरूफ़ लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के पास टाइम नहीं है, और दूसरे देखें ये चीज़ें कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। मैं आपसे इस वक़्त जो डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं सिंसियरली जो मुझे समझ आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इट्स नॉट पेड, इट्स नॉट सिस्टमैटिक इन अ वे कि मैं आप लोगों को, अच्छा एक और, क्योंकि अक्सर मुझे जो क्वेरीज आती हैं वो ये आती हैं कि सर आप हमें पहले से टॉपिक बता दें। तो बेटा बात ये है कि अब आपका 15 दिन के बाद होना है वाइवा, महीने के बाद होना है वाइवा। तो इस टाइम पर तो वो जो बच्चों को जिस तरह होता है ना सरप्राइज टेस्ट, तो आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट ही होना चाहिए। अगर अगर हाँ, ये हो सकता है कि आप काउंटर ये करेंगे, अभी आप लोगों ने जो बातें मेरी 1 घंटा सुनी है, आप उसमें से जो चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू मैसेज मी। आप मुझे, सबको, मैं हर बंदे को मैं मैसेज का हर चीज़ का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैंने तो अपने आप को इस चीज़ के लिए डेडिकेट किया हुआ है। तो दूसरी बात ये कि आप रिट्रोस्पेक्टिव अब आप पढ़ें। अब आपको जो चीज़ नहीं आई है, क्योंकि ज़हन में रखें वाइवा इज़ अ लिमिटलेस ओशन। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर तो आप पढ़ नहीं सकते सारी चीज़ें। आप इस वक़्त यही कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिवली आप लोग चीज़ों को प्रिपेयर कर लें। ये जो मैंने आपको 1 मिनट आंसर का बताया ना तरतीब, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, तमाम बड़ी-बड़ी डिज़ीज़ेज़ जो आपसे पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं, उसका आप 1 मिनट का आंसर प्रिपेयर कर लें। वहाँ पर आपको जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में वो आपको यही कहेंगे कि ये डिज़ीज़ है, ये पेशेंट है, इसको आपने कैसे एनेस्थीसिया देना है, या हाउ विल यू मैनेज, या व्हाटएवर। तो अगर आप उनको ये बात बता के करेंगे ना, तो उन्होंने जो बीच में आपने बीच आप उनको सिर्फ़ एक ट्रेलर दे रहे हैं। अब उस ट्रेलर के ज़रिए एक तो बोलने से फ़ायदा ये होगा कि आपको भी पता लग गया कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अगर उसमें से जो वो डिटेल पूछना चाहते हैं, वो आपसे पूछ लेंगे। जो जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, उसका आप जुमला मैंने बहुत दफ़ा बोला है, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ। In diabetic patient, there are microvascular and macrovascular complications leading to end organ damage in heart, kidneys, eyes, brain, and peripheral vasculature, and also autonomic neuropathy. तो ये आपका चीज़ है। So you have to see how much end organ damage has been done. तो उसके लिए आप आगे बता सकते हैं, अगर आप उससे वो पूछते हैं, तो आप सीवीए और ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के लिए आप सीटी स्कैन और एमआरआई और कैरोटिड डॉपलर और वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। हार्ट के लिए अभी हमने बात कर ली है, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। पेरिफेरल वैस्कुलर के लिए उसका भी सॉरी जो है वो डॉपलर होता है, या उसकी जो वैस्कुलर स्टडीज़ होती हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है? ये चीज़ हो गई, और उसके बाद जो है वो, अगर उन्होंने आपसे डिटेल पूछनी है तो वो जिस चीज़ की डिटेल पूछनी चाहेंगे वो पूछें। अगली चीज़ हो गई एयरवे। सो एयरवे से रिलेटेड चीज़ है कि भाई एयरवे डायबिटिक्स के अंदर एयरवे की जो ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ जॉइंट्स की वजह से एयरवे की वो आप प्रेयर साइन और उसके ज़रिए आप देख के आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसकी लेरिंगोस्कोपी उसकी डिफ़िकल्ट हो सकती है। ठीक है? डिफ़िकल्ट एयरवे उसका हो सकता है। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो अगर उसी में ही अगला होगा कि आपने पेरी ऑपरेटिवली आपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल को बहुत केयरफुली करना है। वो केयरफुली, अब इसके बारे में लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कौन-कौन से रिजीम्स हैं और पता नहीं क्या-क्या है। बेसिक अगर आप ये 4-5 बातें बोल दें तो आप कभी आपको वो फ़ेल नहीं कर सकता। उनसे ये कहें कि लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशंस आपने अवॉइड करनी है, शॉर्ट एक्टिंग मेडिकेशंस आपने यूज़ करनी है। प्री ऑपरेटिवली भी अगर वो कोई लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन पे है, तो आप बंद कर देंगे। मॉर्निंग ऑफ सर्जरी में इंसुलिन जो ले रहा है प्रेफरेबली आप उसको स्किप कर देंगे अगर उसकी जो ब्लड शुगर है वो 180 से कम है, ठीक है? और जो है 180 से ज़्यादा है, सॉरी 180 से ज़्यादा है तो आप उसको हाफ डोज़ देंगे, 180 से कम है तो आप उसको नहीं देंगे। आपका जो टारगेट है वो है कि उसकी तकरीबन आप 120 टू 150 आप मेंटेन करेंगे। यानी कि आप उसको टाइट कंट्रोल इज़ नॉट गुड बिकॉज़ इट वाज़ रिजल्टिंग इन हाइपोग्लाइसीमिया। ये बात हो गई। अब आपके पास ऑप्शन है, कोई यू कैन यू कैन यूज़ एनी रेजिम, ओके?
You can use any regime, but you should be measuring the blood sugar half hourly to 1 hourly, number वन. नंबर टू, आप उसके अंदर जो है वो आप जो अकॉर्डिंगली आप उसकी जो इंसुलिन है उसकी इन्फ्यूजन को आप कंट्रोल करेंगे. जब आप इंसुलिन दे रहे हैं तो आपने पोटेशियम को मेंटेन को आपने मॉनिटर करना है, या आप उसके अंदर रिप्लेसमेंट करेंगे. ये जो चंद बातें हैं इसके अंदर आपका आंसर हो गया मुकम्मल. इसमें आपको कोई फेल नहीं करेगा. उसमें आप बता सकते हैं कि हम इक्वल वॉल्यूम्स आपने इंसुलिन के बनाए और आपने उसको जो है वो स्लाइडिंग स्केल से आपने चला दी. ठीक है. ब्लड शुगर डिवाइडेड बाय 20, आपने उतने यूनिट्स जो है वो उस पे आपने चला दिया. वो क्या होता है स्लाइडिंग स्केल का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जो हमारे यहाँ पर जो इंसुलिन की प्रिपरेशन होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके अंदर वो प्री फॉर्म मिक्सचर आता है और उसके अंदर रेट लिखा हुआ होता है और उसके अंदर ब्लड शुगर की रेंज लिखी हुई होती है कि अगर इतने से इतनी रेंज होगी तो आप इतने रेट पे चलाएंगे, इतने से इतनी. तो एक्चुअली वी आर यूज टू दैट थिंग. वो इंसुलिन के प्रोटोकॉल होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है. तो आप ये भी बता सकते हैं कि इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स देयर इज अ प्री फॉर्म्ड मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इंसुलिन इज कमिंग, which in which according to the blood sugar range is written. सो वी जस्ट कंट्रोल. और आपका ने बता दिया है कि आपने उसमें टारगेट क्या रखा है, हाफ आवरली टू 1 आवरली आप ब्लड शुगर उसकी चेक करेंगे और उसकी अकॉर्डिंग टू द ब्लड शुगर रेंज आप उसको उसको ऑल्टर करेंगे. ठीक है. तो मेरे ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है. मैं खुद भी थक गया हूँ. आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना हो, जिस वक्त भी पूछना हो, यहीं से हम आगे लॉन्ग केस का एक दफ़ा और बल्कि कल जो है ना, कल तो आप लोग फजल साहब की क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा. वो उनका बहुत ही, वो मुझे भी मौका भी जब भी मिलता है मैं खुद उनको बहुत सुनता हूँ. मैंने उनसे बहुत सीखा है. और आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा कल. वो मेरे ख्याल लिंक शेयर कर देंगे, मैंने आज ही शेयर किया था. ठीक है जी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का. और फिर एक और गुजारिश ये है कि प्लीज़ बोलें. आप लोग जब तक बोलेंगे नहीं ना तब तक आपके वाइवे की प्रैक्टिस नहीं होगी. अगर आप ये समझ रहे हैं कि घोटे लगा के रट्टे मार के वाइवा पास होगा, तो याद रखें बात कि हो सकता है पास हो जाए, सर हो सकता है कि आपका रट्टे मार के वाइवा पास हो जाए, लेकिन दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे. जिसका रट्टा, अगर आप रट्टा लगा के वाइवा पास करने की कोशिश करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली यू विल बी स्टक समवेयर. ओके जी. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह जिंदगी बखैर फिर मिलेंगे.